नमस्कार मित्रों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं समरी हब में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग क्यों लगातार सफल होते रहते हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति उतनी ही मेहनत करने के बावजूद भी संघर्ष करते रहते हैं? क्या सच में उनके पास कोई विशेष रणनीति है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बस कड़ी मेहनत करो, सकारात्मक रहो और सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु यदि हम ईमानदारी से देखें तो कितने लोग वास्तव में इस सामान्य सूत्र से सफल हुए हैं? सच्चाई यह है कि केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐश अली और हसन कुब्बा द्वारा लिखित अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक द अनफेयर एडवांटेज का संपूर्ण हिंदी ऑडियो सारांश। यह पुस्तक पारंपरिक सफलता की सलाह से कहीं अधिक गहन और व्यावहारिक है। इसमें उन सिद्धांतों को समझाया गया है जो अक्सर सफलता की चर्चा में छूट जाते हैं। इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप समझेंगे कि अपनी स्वाभाविक क्षमताओं और परिस्थितियों को कैसे अपने पक्ष में उपयोग करें। आप जानेंगे कि अपनी विशिष्टताओं को कैसे पहचानें और उन्हें अपनी सफलता का आधार कैसे बनाएं। यह पुस्तक आपको वास्तविक जीवन के उदाहरण और तुरंत लागू करने योग्य तकनीकें प्रदान करती है। हजारों उद्यमियों और पेशेवरों ने इन सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अब आपकी बारी है इन मूल्यवान अंतर्दृष्टियों से लाभ उठाने की। मित्रों, ये ऑडियो बुक विस्तृत है, इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे अपनी प्लेलिस्ट में सेव कर लें या साझा करके रख लें। इससे आप अपनी सुविधा के अनुसार धीरे धीरे पूरे एकाग्रता के साथ इसका अध्ययन कर सकेंगे और अधिकतम लाभ उठा सकेंगे। यदि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक पुस्तकों के सारांश पसंद आते हैं तो कृपया समरी हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को सक्रिय करके हमारी नई सामग्री की जानकारी पाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस शिक्षाप्रद यात्रा को। चैप्टर 10, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता। एक्सपर्टीज यानी माहिर बनना वो होती है जब आप किसी काम में टाइम, एफर्ट और सीख लगाकर उस काम में गहरी समझ बना लेते हो। ऐश और हासन की जर्नीज में यही हुआ है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि सीखने और प्रयोग करने से एक्सपर्टाइज बनाई, और ये एक्सपर्टाइज बनी उनकी अनफेयर एडवांटेज। अक्सर लोग डिग्री के पीछे भागते हैं और फिर सोचते हैं कि डिग्री मिलने से एक्सपर्टाइज आ जाएगी, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि डिग्री सिर्फ शुरुआत है। वास्तविक शिक्षा तब होती है जब आप सीखने के बाद उसे अस्तित्व में लाते हो। जैसे ऐश ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया था, लेकिन उसने खुद सीखकर कैंपेन्स बनाए, एक्सपेरिमेंट्स किए और अनुभव से विशेष ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी जुड़ती है। जब आप खुद से सीखते हो, ट्रायल एरर करते हो, फीडबैक लेते हो, तब आपका दिमाग डीपली जुड़ता है। ये पैसिव लर्निंग नहीं होती, ये एक्टिव लर्निंग होती है, जहाँ आपका सबकॉन्शियस भी काम करता है। ये लर्निंग कभी फेड नहीं होती क्योंकि आप उसे महसूस करते हो। एजुकेशन तभी काम आती है जब उसे आप एक्शन में लाते हो। जैसे हसन ने रियल एस्टेट सीखने के लिए किताबें पढ़ी, लेकिन फिर उसने खुद प्रॉपर्टी डील्स देखे, लोगों से बात की, मिस्टेक्स की और फिर सीख ली। यही एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जो नॉलेज को एक्सपर्टाइज बनाती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक्सपर्टाइज बनने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि अगर आप डेली स्मॉल एफर्ट्स में 1% बेहतर होते जाओ तो साल भर में बहुत आगे पहुंच जाते हो। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ है जो एक्सपर्टीज को एक हैबिट बना देती है। हर दिन अगर थोड़ा लिखो, थोड़ा बोलो, थोड़ा हेल्प लो और थोड़ा फीडबैक दो, धीरे धीरे एक्सपर्टाइज बन जाएगी। शिक्षा का एक हिस्सा नेटवर्किंग भी है। जब आप उस क्षेत्र के किसी एक्सपर्ट से मिलते हो, उनसे पूछते हो, उनसे सीखते हो, तब आपकी एजुकेशन लंबी हो जाती है और आपकी विशेषज्ञता मजबूत होती है। ये उसी तरह है जैसे एक नए मैप पर पॉइंटर्स मिलते हैं जिससे आप गलत रास्ता नहीं लेते। एक्सपर्टाइज बनाने में फीडबैक लूप बहुत जरूरी है। जब आप एक काम करते हो, फिर उससे सीखते हो, फिर उसे दोबारा करते हो, आपका नतीजा बेहतर होता जाता है। यह लर्निंग साइकिल आपको बेहतर बनाती है और यहाँ बिहेवियरल साइकोलॉजी काम आती है। रूटीन फीडबैक लेना और स्मॉल इंप्रूवमेंट करना आपकी एक्सपर्टीज को बढ़ाता है। ऐश और हासन दोनों ने कहकर दिखाया कि किताबों से ज्यादा जरूरी है फील्ड वर्क। आप थ्योरी जानिए, लेकिन उसे अप्लाई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, रिजल्ट्स देखें, फिर सीखिए। यह प्रोसेस एजुकेशन को एक्शनेबल बनाता है। जब आप एक्शन से सीखते हो, आपकी थिंकिंग तेज होती है,
आपकी स्किल्स मजबूत होती हैं और वो स्किल आपकी अनफेयर एडवांटेज बन जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि आपकी एक्सपर्टाइज किसी एक नीश में होनी चाहिए। अगर आप सब सीखते रहो लेकिन गहरा कुछ नहीं सीखते तो एक्सपर्टाइज नहीं बनेगी। ऑथर्स सलाह देते हैं कि शुरू में नैरो फोकस लें। एक छोटा डोमेन चुनिए, उसमें गहरी स्टडी कीजिए, फिर विस्तार कीजिए। इससे आपका लर्निंग कर्व तेज होता है और आप जल्दी एक्सपर्ट बन जाते हो। अब साइकोलॉजी से जुड़ी एक ट्रिक है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप खुद को मैं एक लर्नर हूं, मैं एक एक्सपर्ट बनने वाला हूं समझते हो, तो आपकी डेली हैबिट्स उसी आइडेंटिटी के अनुसार बदल जाती हैं। आपकी माइंडसेट रेडी रहती है, आपका एक्शन कंसिस्टेंट रहता है और आपकी लर्निंग हाई क्वालिटी होती है। एक्सपर्टीज के साथ कॉन्फिडेंस आता है। जब आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी रियल है, तो आप खुद को एक्सप्रेस करने से नहीं डरते। आप नए मौके लेते हो, नया पिच करते हो, लोग आपको सुनते हैं क्योंकि आप नॉलेजेबल लगते हो। यह कॉन्फिडेंस आपकी अनफेयर एडवांटेज को एम्पलीफाई करता है। शिक्षा और एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल तब होता है जब आप उसे सही जगह अप्लाई करो। जैसे आपने बिजनेस करना है तो वहीं एक्सपर्टाइज लाओ। क्या मार्केटिंग में सीखोगे, सेल्स में या प्रोडक्ट बनाने में? अपनी स्पेसिफिक जानकारियों का इस्तेमाल करो जो दूसरों के पास नहीं है। यही आपका एज है। जब आप अपनी एक्सपर्टाइज दूसरों से साझा करते हो, जैसे ब्लॉग लिखते हो, वीडियो बनाते हो, कम्युनिटी में बतियाते हो, तो आपका लर्निंग डीप होती है और आपका नेटवर्क भी बढ़ता है। लोग आपकी वैल्यू पहचानते हैं और आपको मौका देने लगते हैं। यह रेसिप्रोसिटी साइकोलॉजी है। जब आप वैल्यू देते हो, लोग आपको वैल्यू लौटाते हैं। अंत में समझिए कि एजुकेशन एक लंबी यात्रा है और एक्सपर्टाइज उसका डेस्टिनेशन है। लेकिन सफलता उसी को मिलती है जिसने अपनी एजुकेशन को एक्शन में बदला और उसके ऊपर गहराई से काम किया। नॉलेज को सिर्फ पढ़ना बंद करो, एक्शन करो, फीडबैक लो, फिर सीखो, फिर एडजस्ट करो। आज से अगर आप शुरू करते हो, चाहे आप स्मॉल फील्ड में हो, तो हर दिन कुछ सीखिए, कुछ करें, कुछ फीडबैक लें। धीरे धीरे वो लर्निंग आपका एसेट बन जाएगी। आपकी एक्सपर्टाइज बनाएगी आपका अनफेयर एडवांटेज, और वह एडवांटेज आपको अलग करेगा, आपको आगे बढ़ने देगा और स्थायी सफलता दिलाएगा। चैप्टर 11, स्टेटस। जब कोई इंसान समाज में सम्मान पाता है, खुद भी आत्मविश्वासी महसूस करता है, उसी फीलिंग को हम स्टेटस कहते हैं। स्टेटस मतलब आपको लोग कैसे देखते हैं और आप खुद को कैसे महसूस करते हो। यह आपकी सोशल सत्ता है जो आपकी चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। ऐश और हसान इस चैप्टर में बताते हैं कि स्टेटस भी एक अनफेयर एडवांटेज हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे सही तरह से समझें और इस्तेमाल करें। स्टेटस कभी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे आपके एक्शंस और वैल्यू से अर्न करना चाहिए। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं, जैसे ब्लॉग लिखना, कम्युनिटी में मदद करना, दूसरों को सीखने में सपोर्ट करना, तो लोग धीरे धीरे आपकी चीजों को सुनने लगते हैं। इससे आपका स्टेटस बिल्ड होता है और वह स्टेटस अपॉर्चुनिटीज की तरह काम करता है। लोग आपको इनविटेशन देते हैं, लोग आपको सलाह मांगते हैं, लोग आपका भरोसा करते हैं। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बड़ी बात होती है। जब आप किसी सोशल रोल में आते हो, जैसे आपको लोग एडवाइजर, मेंटर, कंटेंट क्रिएटर के रूप में पहचानते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी रोल के अनुसार काम करता है। आप वही सोचते हो, वही बोलते हो और वही कर पाते हो। यह एक पॉजिटिव आइडेंटिटी शिफ्ट होता है जो आपकी एफिशिएंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। पर स्टेटस का गलत इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। जैसे अगर आप दिखावा करते हो, दिखने के लिए बात करते हो, फेक दिखते हो, तो लोग आपको जल्दी पहचान लेते हैं। फिर स्टेटस टूट जाता है, लोग भरोसा खो देते हैं। इसलिए स्टेटस तभी काम आता है जब वह जेन्युइन हो, आपकी मेहनत और इंटेग्रिटी पर टिका हो। ऐश ने बताया कि शुरुआती डेज में लोग उनके इंस्टाग्राम या लिंक्डइन प्रोफाइल से इंस्पायर्ड हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी लर्निंग और एक्सपेरिमेंट्स ओपनली शेयर किए थे। वे सिर्फ दिखावा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने एक्शन से वैल्यू दी थी। इसलिए उनका स्टेटस धीरे धीरे बिल्ड हुआ और नए अवसर आए, इंटरव्यूज, कोलैबोरेशंस, इनवाइट स्पीकिंग आदि। स्टेटस को स्मार्ट तरीके से बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फील्ड का छोटा सा एरिया चुनना है। उसमें कंसिस्टेंट वैल्यू देना है, जैसे वीकली वीडियो, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट स्निपेट। यह एक हैबिट बनना चाहिए। फिर धीरे धीरे लोग आपको उस फील्ड का ट्रस्टेड पर्सन मानने लगते हैं। यह सोशल प्रूफ बनता है
और आपकी स्टेटस ग्रो होती है। यहां साइकोलॉजी से जुड़ा एक सिद्धांत है, रेसिप्रोसिटी इफेक्ट। जब आप लोगों को वैल्यू देते हो, फ्री टिप्स, सपोर्ट, फीडबैक, तो लोग रेसिप्रोकेट करते हैं। वे आपके कंटेंट को शेयर करते हैं, आपके पास आते हैं, आपको रेफर करते हैं। इससे आपका सोशल सर्कल बढ़ता है और आपका स्टेटस ऑर्गेनिकली बढ़ता है। स्टेटस का फायदा तब आता है जब आप उसे लेवरेज करते हो, जैसे पार्टनरशिप करना, जॉइंट वेंचर करना, मेंटरशिप लेना या देना। जब आपका स्टेटस रियल होता है तब लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। ये एडवांटेज आपके ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देता है। लेकिन अगर स्टेटस सिर्फ दिखावा हो तो लोग उसे जल्दी पील ऑफ कर देते हैं। इसलिए आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, ऑथेंटिसिटी बनाए रखने हैं और अपनी इंटीग्रिटी को सबके सामने रखने की आदत होनी चाहिए। स्टेटस आपकी चॉइसेस को भी सुरक्षित बनाता है। जब आपके पास रिस्पेक्ट हो, आपके पास रेप्यूटेशन हो, तो आप जरूरी वक्त पर ना भी कह सकते हो, क्योंकि लोग आपको समझते हैं। आपको खुद कॉन्फिडेंस होता है कि आप अच्छे विकल्प चुनोगे। यह इंटरनल पावर होती है जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से अलग होती है। अब बिहेवियरल साइकोलॉजी की एक ट्रिक है पीयर ग्रुप सिलेक्शन। अगर आप ऐसे ग्रुप में हो जिनका स्टेटस स्ट्रांग है, जिनके एक्शंस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, तो आप भी उनकी वाइब्रेशंस को इंटरनलाइज करते हो। आपकी थिंकिंग उनके जैसा ऊंचा होता है और आपके डिसीजंस भी ऊंचे होते हैं। इससे आपका इंटरनल स्टेटस मजबूत होता है। ऐश और हसन बताते हैं कि उन्होंने स्टेटस को दूसरों की मदद करने की क्षमता से जोड़ा। चाहे फीडबैक देना हो, एडवाइजिंग करना हो, कम्युनिटी में वक्त देना हो, उन्होंने लोगों को वैल्यू दी है। यही वैल्यू उनकी सोशल स्टेटस को सस्टेन करती है। लोग जानते हैं कि वो फालतू दिखावा नहीं करते, बल्कि सचमुच ज्ञान और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। स्टेटस का सही इस्तेमाल यह है कि आप उसे खुद के इम्प्रूवमेंट और दूसरों की सहायता के लिए यूज करो। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ आपकी बेनिफिट हो, बल्कि आपकी कम्युनिटी, आपकी ऑडियंस भी बढ़ाइए। इससे आपका स्टेटस स्टेबल और ड्यूरेबल बन जाता है। अब स्टेटस को सबकॉन्शियस माइंड में इंटरनलाइज कैसे करें? जब आप ट्रीट खुद को एज हेल्पफुल पर्सन, एज नॉलेज शेयरर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। आप उस आइडेंटिटी के अनुसार सोचते हो और तत्परता से काम करते हो। आप अपनी वैल्यू डिलीवर करने के तरीके ढूंढते हो और लोगों की रिस्पेक्ट नेचुरली मिलने लगती है। स्टेटस बनाना मतलब स्पॉटलाइट लेना नहीं, बल्कि स्पॉटलाइट को वैल्यू देने का तरीका है। यह आपके इंटरनल कॉन्फिडेंस का एक्सटर्नल रूप है। जब आप इंटीग्रिटी से काम करते हो, डेप्थ से सोचते हो, वैल्यू देते हो, तो आपका स्टेटस ऑर्गेनिक रूप से उभरता है। अगर आप चाहें तो एक एक्सरसाइज करिए, रोज एक छोटा टिप दें, कम्युनिटी से पूछें कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, एक सॉल्यूशन बताओ, फिर लोगों से फीडबैक लो और सुधार करो। इससे आपका स्टेटस भी बढ़ेगा और लोग जुड़े रहेंगे। यह स्मॉल हैबिट आपकी बिग सोशल एडवांटेज बना सकती है। अंत में समझिए कि स्टेटस एक ऐसा अनफेयर एडवांटेज है जिसे आप कॉन्शियसली बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए इंटेग्रिटी, लर्निंग और कंसिस्टेंसी चाहिए। ये बस आपके लिए नहीं है, ये दूसरों को भी फायदा देता है। तभी ये एडवांटेज स्थायी बनता है। चैप्टर 12 द व्हाई। आपने अब तक सीखा कि अनफेयर एडवांटेज क्या होता है, फ्रेमवर्क कैसा होता है, माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, पैसा कैसे काम में लाना है, एक्सपर्टाइज कैसे बनानी है, स्टेटस कैसे बनती है। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह है आपका व्हाई। व्हाई यानी कारण, आपकी वजह, आपका मकसद, वह ऊर्जा जो आपको उठाती है, जो आपको आगे बढ़ाती है। अगर आपके पास क्लियर व्हाई नहीं होता तो आप ड्रिफ्ट कर जाते हो। आप कोशिश करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिलता। एक ऐसे गोल पर दौड़ने जैसा जिसकी फिनिश लाइन कोई बता नहीं रहा। इसलिए जब ऐश और हसन ने शुरू किया था, उन्होंने पहले सोचा, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी इतनी लड़ाई, इतनी मेहनत क्यों? उनका जवाब साफ था, हम दूसरों की मदद करना चाहते थे, हम अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते थे, हम इस दुनिया में कुछ नया देना चाहते थे। यही उनका वाई था। जब आपका वाई बड़ा होता है तब सेटबैक्स भी आपको तोड़ नहीं पाते। जब आप हारते हो तो आप खुद से पूछते हो, इससे मुझे क्या सीख मिलेगी? क्या मुझे अपनी वाई याद है? क्या मैं फिर आगे बढ़ सकता हूं? यही सवाल आपको टूटने से बचाते हैं। यही सवाल आपको पहुंचाते हैं जहां असल मंजिल होती है। यहां ह्यूमन साइकोलॉजी का बड़ा नियम है, पर्पस ड्रिवन थिंकिंग। जब हम किसी पर्पस के लिए काम करते हैं
तो हमारे ब्रेन में डोपामीन और मोटिवेशन खुद ब खुद बनता है। हम थकते नहीं जल्दी, हमें फोकस मिलता है और हमारा अटेंशन बना रहता है। बिना क्लियर पर्पस के यही डोपामीन बचता नहीं, आखिर हम जल्दी थक जाते हैं, मोमेंटम टूट जाता है। आपका वाई कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच होनी चाहिए। जैसे किसी ने पूछा, आप क्यों उठते हो? आप जवाब दोगे, मैं पैसा कमाने के लिए, मुझे लोग जाने इसलिए। या आप कहोगे, मैं सीखना चाहता हूं, मैं लोगों को वैल्यू देना चाहता हूं, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूं। जो भी हो वह आपको अंदर से प्रेरित करे, आपको स्थायी बनाने वाली चीज हो। ऐश और हसन की जर्नीज में उन्होंने अपनी वाई को हमेशा याद रखा। जब कोई मुश्किल आई, मनी नहीं था, लोग उलाहना देते थे, छोटे आई, तब उन्होंने अपने वाई को याद किया और फिर उठकर चले। अगर उनका गोल सिर्फ पैसा होता तो शायद वो बीच में हार मान लेते, लेकिन उनका वाई बड़ा था, वह उनसे बड़ा था। अब आपको बताता हूं, जब आपका वाई बड़ा और क्लियर होता है तो आपकी डिसीजन सिस्टमैटिक होती हैं। आप छोटे डिसीजंस में भी विचलित नहीं होते। आप सोचते हैं, क्या यह फैसला मेरे वाई को सर्व करता है? अगर नहीं करता तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा एनर्जी सही जगह पर लगती है और आपका जर्नी मीनिंगफुल हो जाता है। यहाँ एक बिहेवियरल ट्रिक भी है। जब आप रोज अपनी वाई को लिखते हो या पढ़ते हो या विजुअलाइज करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उसके साथ जुड़ जाता है, सिर्फ मन से नहीं बल्कि दिल से भी। फिर जब कोई चैलेंज आए, आप ऑटोमेटिकली उस वाई को याद कर लेते हो और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हो, चार्जिंग मोड में। आपका वाई कम्युनिटी से जुड़ा हो सकता है। क्या आप किसी को सर्व करना चाहते हो? आप एक टीचर बनना चाहते हो, एक वॉइस बनना चाहते हो जो लोगों को गाइड करे? या आपका वाई प्योरली पर्सनल हो? आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? आप अपने सपनों को जीना चाहते हो? दोनों वैलिड हैं। जो भी हो वह आपका ड्राइविंग एनर्जी है, लेकिन उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या उनका वाई कौन है, कब उठना है, कहां खड़ा होना है। ऑथर्स कहते हैं, बस स्टार्ट करो। जब आप कोशिश करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर फेलियर्स आते हैं, वही आपको गाइड करता है कि आपको क्या सच में इंस्पायर करता है। आपकी वाई एवोल्यूशन भी कर सकती है। इनिशियली आपका पर्पस छोटा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वही ग्रो कर सकता है। अब कुछ साइकोलॉजी की बात समझिए। कमिटमेंट डिवाइस। जब आपने अपनी वाई को पब्लिकली शेयर किया, जैसे किसी से कहा कि मैं इस काम को करूंगा, या सोशल मीडिया पर बताया, तो आपके सबकॉन्शियस में कमिटमेंट बन जाता है। अब आप पीछे नहीं हटना चाहते, क्योंकि आप खुद से अकाउंटेबल बन जाते हो। यह ट्रिक आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने में बहुत जरूरी होती है। ऐश और हसन ने भी अपनी जर्नीज में यह ट्रिक इस्तेमाल की। उन्होंने अपने समाज, अपने नेटवर्क, अपनी ऑडियंस को बताया कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इससे उनके साथ जुड़ने वाले लोग भी उनके मिशन को सपोर्ट करने लगे। यह एक रेसिप्रोसिटी लूप बन गया। लोग उनकी वाई का हिस्सा बन गए और फिर उनकी ग्रोथ एक्सेलरेट हुई। याद रखिए कि आपका वाई, चाहे पर्सनल मोटिव हो या कम्युनिटी मोटिव, दोनों तभी सस्टेन हो सकते हैं जब वह लार्जर देन सेल्फ हो। जैसे कि आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, वह भी पावरफुल है, क्योंकि वह आपने दूसरे के लिए सोचते हुए बड़ा बनाते हो। यह आपको लोनलीनेस और बर्नआउट से बचाता है। एक आसान तरीका है कि आप अपनी वाई को डेली लिखो। 5 मिनट से कम रोज एक सेंटेंस में लिखो कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। फिर उस सेंटेंस को विजुअलाइज करो, आपने क्या हासिल किया होगा। इससे आपका ब्रेन उस फ्यूचर सीन को रिहर्सेस करता है और आप सबकॉन्शियस उसमें काम करने लगता है। जब आपका वाई स्ट्रांग हो तो मोमेंटम ऑटोमेटिक बन जाता है। आपको मोटिवेशन की खोज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मोटिवेशन खुद बनकर आपके अंदर आती है। आप मुश्किलों को छोटा समझते हो, आप फेलियर से डरते नहीं और आप कंसिस्टेंट बने रहते हो। यही वाई की ताकत है। अंत में सिर्फ इतना समझिए कि अनफेयर एडवांटेज की सबसे बड़ी ताकत आपका वाई है। आपकी वजह जब क्लियर हो, तब आपकी सारी अनफेयर एडवांटेज का सही यूज होता है। माइंडसेट सही होता है, स्किल्स आपकी एक्सपर्टाइज बनती है, लेवरेज का सही प्रयोग होता है, स्टेटस बिल्ड होता है, इंटेलिजेंस मीनिंगफुल होती है। यह पूरी संरचना आपके वाई से जुड़ी होती है। तो आज आप एक छोटा सा काम करिए, थोड़ी देर बैठिए, अपने अंदर के मोटिवेशन को पहचानिए, अपना पर्पस पहचानिए, फिर उसे लिखिए, विजुअलाइज कीजिए, उसे अपने दिल और दिमाग में इंटीग्रेट करिए।
इससे आज शुरू होने वाली आपकी जर्नी मीनिंगफुल बनेगी, ऊर्जा से भरी होगी और आपका अनफेयर एडवांटेज असली ताकत बन जाएगी। चैप्टर 13, द टाइप ऑफ स्टार्टअप। जब कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके सामने पहला सवाल आता है, किस तरह का स्टार्टअप शुरू करूं? क्या ऐसा बड़ा आइडिया होना चाहिए जो दुनिया बदल दे, या छोटा प्रैक्टिकल आइडिया भी काफी हो सकता है? ऐश और हासन इस चैप्टर में बताते हैं कि किस तरह की स्टार्टअप आपके अनफेयर एडवांटेज को बढ़ा सकती है। इसमें छोटे से लेकर मीडियम तक नए बिजनेस मॉडल आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप मतलब आईपीओ करना, बड़ा फंडिंग मिलना, वैल्यू बढ़ना। लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि ज्यादातर सक्सेसफुल स्टार्टअप्स छोटे होते हैं, नीश होते हैं और लॉन्ग टर्म सर्व करते हैं। इससे आपके पास कंट्रोल होता है, लो रिस्क होता है और आप शुरू से सीखते हैं। आपको यह समझना होगा कि स्टार्टअप का टाइप आपके एडवांटेज और इंटरेस्ट से जुड़ा हो। मसलन अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल डिजाइनिंग, तो आप उसी नीश में फ्रीलांस टाइप कंपनी बना सकते हो। शुरुआत छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी एक्सपर्टाइज आपके अनफेयर एडवांटेज के साथ काम करेगा। साइकोलॉजी से जुड़ी बात है, अगर आप उस फील्ड का नॉलेज रखते हो जिसमें आप एक्सपर्ट हो तो आपके लिए फोकस करना आसान होता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप मिस्टेक्स कम करते हो। इससे आपका स्टार्टअप तेज मेहनत के बजाय तेज स्मार्ट काम करता है। आगे ऑथर्स बताते हैं कि किस प्रकार स्टार्टअप्स को 3 मुख्य कैटेगरीज में देखें: लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स, स्केलेबल स्टार्टअप्स और हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स। लाइफस्टाइल स्टार्टअप मतलब आपके पैशन और स्किल के आधार पर आपकी इनकम स्टेबल हो, ग्रोथ स्लो लेकिन सस्टेनेबल हो सकती है। ये आइडियल है जब आपका अनफेयर एडवांटेज स्किल बेस्ड हो और आप स्टेबल लाइफ चाहते हो। स्केलेबल स्टार्टअप मतलब ऐसा मॉडल जिसमें ग्रोथ एक्सटर्नल लोगों, सिस्टम्स, ऑटोमेशन से तेजी से हो सकती है, जैसे सास, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट। अपनी एक्सपर्टीज को प्रोडक्टाइज करना, मार्केटिंग ऑटोमेशन करना, ये सब लेवरेज बढ़ाता है। इसमें आपके अनफेयर एडवांटेज को मल्टीप्लाइंग पावर मिलती है। हाई ग्रोथ स्टार्टअप मतलब बड़ा एम्बिशन, फास्ट स्केलिंग, हाई रिस्क, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्वमेंट, एग्जिट स्ट्रेटजी। ऑथर्स कहते हैं कि ये हर किसी के लिए नहीं है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और प्रेशर लाता है। जब तक आपका अनफेयर एडवांटेज बड़ा नहीं हो, इस लेवल पर जाना रिस्की है। इसलिए जरूरी होता है कि पहले आप अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानो। आपका स्किल, आपका नेटवर्क, आपका इनसाइट, और उसी को सेंटर में रखकर स्टार्टअप टाइप चुनो। इससे आपका बिजनेस खरीदने योग्य होता है और पहला मॉडल सस्टेनेबल होता है। यहां ह्यूमन बिहेवियर की ट्रिक है, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। शुरुआत में स्मॉल स्टेप्स लेना, जल्दी फीडबैक लेना, रिफाइन करना, फिर स्केल करना। अगर आप पहला मॉडल बड़ा शुरू करोगे लेकिन टेस्टिंग नहीं करोगे तो गलत निर्णय आगाज में ही नुकसान करवा सकता है। ऐश और हासन बताते हैं, उन्होंने कई माइक्रो प्रोजेक्ट्स शुरू किए। माइक्रो स्टार्टअप्स जैसे स्मॉल सर्विस ऑफरिंग्स, कंसल्टेंसीज जैसे उन्होंने स्मॉल मार्केटिंग गिग्स किए, प्रॉपर्टी एडवाइजरी, ऑनलाइन कोर्सेज ट्रायल रन किए। वो सब फेलियर्स भी हुए लेकिन लर्निंग मिली। फिर उन इनसाइट्स से एक स्केलेबल मॉडल उन्होंने बनाया। ये लर्निंग ड्रिवन एक्सपेरिमेंटेशन उनकी थिंकिंग का हिस्सा बन गया। उसके बाद नए आइडियाज पर पिवट करना, रिफाइन करना, ग्रो करना, वो नेचुरल प्रोसेस बन गया। इससे उनके स्टार्टअप का टाइप इवॉल्व हुआ जो अब उनके अनफेयर एडवांटेज के साथ परफेक्टली मैच करता था। अब आपके लिए एक बिहेवियरल टेक्निक, डिसीजन मैट्रिक्स। आप ब्रेनस्टॉर्म करें कि आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ क्या है। इन क्राइटेरिया पर छोटे से मैट्रिक्स बनाओ, फिर लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले ऑप्शंस चुनो। यह सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग है जो आपके अनफेयर एडवांटेज को बेस्ट सर्व करता है। जैसे अगर आपने देखा कि आपके पास राइटिंग स्किल है और आपके आसपास लोगों को कंटेंट राइटिंग चाहिए, तो आप स्मॉल कंटेंट स्टार्टअप कर सकते हो, जैसे नीच ब्लॉग राइटिंग सर्विस, लिंक्डइन कंटेंट एजेंसी आदि। फिर धीरे धीरे इसे स्केलेबल मॉडल में बदल सकते हो, जैसे ई बुक्स, टेम्पलेट्स, कोर्स, सब्सक्रिप्शन। ये धीरे धीरे लेवरेज बन जाती है। स्ट्रेस और साइकोलॉजी से जुड़ी बात है। जब आपका स्टार्टअप टाइप आपके एडवांटेज और इंटरेस्ट से मैच करता है, तब आपका मेंटल लोड कम होता है। आप बर्नआउट नहीं होते, मोटिवेशन बना रहता है
और आपका लर्निंग मोमेंटम चलता रहता है। साथ ही जब आप स्मॉल सर्विस बेस्ड मॉडल से शुरू करते हो तब आपको कम्युनिटी सपोर्ट और पॉजिटिव फीडबैक जल्दी मिलता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दोनों बढ़ते हैं। अंत में ऑथर्स सलाह देते हैं कि आप शुरुआती फेज में नंबर ऑफ बेट्स ज्यादा ना रखो। 1-2 छोटे आइडियाज को टेस्ट करो, उनमें 3 महीने तक कंसिस्टेंट रहो, डेटा लो, फीडबैक, कस्टमर्स, लर्निंग पॉइंट्स, फिर एक बेहतर मॉडल को स्केल करो। यह अप्रोच आपका स्टार्टअप टाइप बुद्धिमानी से चुनने में हेल्प करता है। जब आप इस तरह की जर्नी अपनाते हो, मतलब एक ऐसा स्टार्टअप टाइप चुनना जो आपके अनफेयर एडवांटेज के अनुसार है, फिर स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करना, फीडबैक से सीखना, फिर स्केल करना, तब आपका स्टार्टअप सिर्फ आइडिएशन नहीं होता बल्कि एक सिस्टमैटिक सस्टेनेबल जर्नी बन जाता है। आपका अनफेयर एडवांटेज इनसाइट्स देता है, माइंडसेट आपको कंसिस्टेंट रखता है, माइल्स फ्रेमवर्क तेजी और स्ट्रेंथ देता है, आपका एजुकेशन और एक्सपर्टाइज उसे विश्वसनीय बनाती है, स्टेटस बिल्ड ओपन डोर्स करता है और आपका स्पष्ट वाई उसे मीनिंगफुल बनाता है। फिर स्टार्टअप टाइप वही सही ढांचा बन जाता है जिस पर यह सारी ताकत खड़ी होती है। इसलिए जब आप आज स्टार्टअप सोचो तो पहले अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानो, फिर उससे मैच करता स्टार्टअप टाइप चुनो, फिर उस दिशा में रोज छोटे काम करो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो और धीरे धीरे स्केल करो। और याद रखो, जर्नी क्या है? ये एक अनुभव है, लर्निंग है, एवोल्यूशन है। यही आपकी असली ताकत और आपकी कहानी है। चैप्टर 14, द आइडिया। कभी आपने सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया, कुछ लोग कहते हैं, वह पूरी जिंदगी बदल देता है? लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि आइडिया सिर्फ शुरुआत होती है, जिसमें सबसे जरूरी होता है आपकी सोच और आपका अनफेयर एडवांटेज। आइडिया तभी खास बनता है जब उसे सही सोच, सही एग्जीक्यूशन और सही माइंडसेट के साथ जोड़ा जाता है। बहुत लोग बड़े आइडिया की तलाश में रहते हैं, कुछ नया, कुछ दुनिया बदल देने वाला, बट ऑथर्स बताते हैं कि अधिकांश स्पेशल आइडिया छोटे, सिंपल और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं। जैसे लोग छोटे टास्क्स आउटसोर्स करना चाहते हैं या किसी नीच में मदद चाहते हैं, वो एक छोटा आइडिया बन सकता है। बड़ी बात यह है कि जब आप उस आइडिया के पीछे समझ रखते हो कि यह क्यों जरूरी है, तो वह आइडिया आपके लिए मीनिंगफुल बनता है। यहाँ ह्यूमन बिहेवियर की बात आती है। जब आपका आइडिया दूसरों के पेन पॉइंट को समझता है, तभी लोग उसे अपनाते हैं। कई स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका आइडिया सिर्फ टेक्निकल है, लेकिन लोगों की जरूरत से जुड़ा नहीं। ऑथर्स कहते हैं, आपका आइडिया प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए या उस चीज को आसान बनाना चाहिए जिसे लोग मुश्किल समझते हैं। इसी तरह साइकोलॉजी से जुड़ी बात यह है कि जब आप ये सोचते हो कि यह आइडिया किस तरह लोगों की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकता है, तो आपके अंदर एक एम्पैथी आती है। ये एम्पैथी आपके आइडिया को इमोशनल डेप्थ देती है, और जब आपके आइडिया में इमोशनल डेप्थ होती है तो ऑडियंस उससे कनेक्ट होती है, ट्रस्ट बनता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। ऑथर्स बताते हैं कि आइडिया के साथ साथ सबसे जरूरी है एग्जीक्यूशन प्लान। आपने आइडिया लिया, लेकिन क्या आपने सोचा कि आप कैसे शुरू करोगे? क्या आपके पास कोई स्मॉल प्रोटोटाइप है? क्या आपने जल्द से जल्द फीडबैक लिया? इसे आप MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। एक छोटी शुरुआत जिसमें आप अपना आइडिया टेस्ट करते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी बात, फीडबैक लूप बहुत जरूरी है। जब आप स्मॉल प्रोटोटाइप बनाते हो, लोगों से पूछते हो, उनसे सीखते हो, फिर सुधार करते हो, तो आपका आइडिया इवॉल्व होता है। और यही लर्निंग प्रोसेस आपको बताता है कि आपका आइडिया कितना वर्केबल है। जो लोग फीडबैक से डरते हैं, अक्सर वही फेलियर्स के शिकार होते हैं। ऐश और हासन की एग्जाम्पल देखें। उन्होंने कई बार छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ ई-बुक्स बनाई, मेरा इंस्टाग्राम पर गाइड्स दिए, मिनी कोर्सेज ट्रायल किए। जब लोग रिस्पॉन्स देने लगे, उन्होंने फीडबैक समझा और फिर धीरे धीरे बेहतर प्रोडक्ट बनाया। यह प्रोसेस उनकी ग्रोथ का हिस्सा बन गया। अगली बात है आइडिएशन का फ्रीक्वेंसी। ऑथर्स कहते हैं कि एक आइडिया मत सोचो, तेज सोचो, लेकिन उसे एक्शन में करो। क्रिएटिविटी तभी बढ़ती है जब आप लगातार सोचते हो, लिखते हो, एक्सप्लोर करते हो। जब आप बार बार आइडिया जनरेट करोगे और सिर्फ सबसे अच्छे पर काम करोगे, तब सक्सेस चांसेस बढ़ते हैं। इसी पर्पस से ऑथर्स कहते हैं कि आपको एक आइडिया जर्नल रखना चाहिए, जहां दिन में एक सोचो या लिखो कि मैंने आज क्या नया देखा, क्या प्रॉब्लम महसूस की, क्या छोटा सा समाधान सोचा। टाइम के साथ उस जर्नल में पैटर्न्स दिखते हैं, रिपीट होती प्रॉब्लम्स,
रिपीट होती सॉल्यूशंस, वहीं से आपका स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप आइडिया निकल सकता है। साइकोलॉजी का एक ट्रिक यह भी है, कमिटमेंट टू एक्शन। जब आप किसी आइडिया को वर्बलाइज करते हो, किसी से शेयर करते हो या पब्लिकली लिखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस उस कमिटमेंट को फॉलो करता है। ये आने वाली इनर्शिया को तोड़ता है और आप आइडिया पर एक्शन शुरू कर देते हो। अंत में ऑथर्स कहते हैं कि आइडिया तब पावरफुल बनता है जब वह आपके अनफेयर एडवांटेज से जुड़ा होता है। जैसे अगर आपका एडवांटेज है कंटेंट राइटिंग, तो आपका आइडिया कंटेंट बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, जैसे न्यूज़लेटर्स, कंसल्टेंसी, टेम्पलेट्स, कोर्स। अगर आपका एडवांटेज है डिजाइन, तो आपका आइडिया डिजाइन बेस्ड हो, लोगोस, यूएक्स, ब्रांडिंग। जब एडवांटेज और आइडिया सिंक होते हैं, तो आपका पाथ स्ट्रांग होता है। यहाँ ह्यूमन बिहेवियर जुड़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ एफिकेसी आता है। जब आप जानते हो कि आप कुछ खूब कर सकते हो और आपके पास उस काम का मजबूत एडवांटेज है, तो आपका आइडिया एग्जीक्यूशन के लायक होता है। इससे आपकी एनर्जी और मोटिवेशन दोनों अच्छी रहती है। तो याद रखिए, आइडिया सिर्फ एक स्पार्क है, लेकिन अगर आप उसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर, फीडबैक लूप से गुजरते हो, एडवांटेज के साथ कनेक्ट करते हो, एक्शन फर्स्ट एटीट्यूड रखते हो, तो आइडिया आपकी अनफेयर एडवांटेज को एम्पलीफाई करता है। आज रात या कल सुबह थोड़ी देर बैठकर एक आइडिया जर्नल शुरू कीजिए। छोटे छोटे नोट्स लिखिए। क्या लोगों को परेशान करता है? क्या आप सॉल्व कर सकते हो? आपका कौन सा एडवांटेज है उस आइडिया में? फिर सबसे प्रॉमिसिंग सोचना चुनिए, माइक्रो प्रोटोटाइपिंग कीजिए, फीडबैक लीजिए, फिर सुधारिए। उसी से मोमेंटम बनता है, वही आने वाली सक्सेस की शुरुआत होती है। अंत में यह समझिए कि आइडिया वो सीड है जो सही थॉट, राइट बिहेवियर और क्लियर एडवांटेज के साथ उगता है। वह सीड अगर नर्चरिंग मिलता है, लर्निंग मिलता है, फीडबैक मिलता है, एक्शन मिलता है, तो वह ट्री बन जाता है, वह नेटवर्क बन जाता है, वह वैल्यू बन जाती है। चैप्टर 15, द पीपल। जब कोई कहता है कि सक्सेस अकेले हासिल की जा सकती है, तो ऑथर्स इसके बारे में कहते हैं, वास्तव में सक्सेस आपके साथ काम करने वाले लोगों से बनती है। चैप्टर 15 में ऑथर्स बताते हैं कि लोग, द पीपल, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और कमजोरी भी। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से लोग आपके अनफेयर एडवांटेज को खड़ा कर सकते हैं। जब आपने कोई भी बिजनेस, कोई भी आइडिया शुरू किया, आपको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो आपके ग्रोथ में मदद करते हैं, जैसे मेंटोर, पार्टनर, टीम मेंबर, कम्युनिटी, और दूसरे वो जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, नेगेटिव लोग, डिस्करेजर्स, जेलस लोग। ऑथर्स सलाह देते हैं कि पहले वाले साथ रखें, दूसरे से दूर रहें। एक बात ह्यूमन साइकोलॉजी की यह है कि आपके आसपास के लोग आपके सबकॉन्शियस माइंड को शेप करते हैं। जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ रहते हो, तो उनका बिहेवियर, एनर्जी, माइंडसेट आप पर भी असर डालता है। आप नेचुरली पॉजिटिव सोचने लगते हो, चैलेंजेस से डरना बंद कर देते हो और अपॉर्चुनिटीज के लिए खुलते हो। ऐश और हसन ने बताया कि जब वे ग्रोथ फेज में थे, उन्होंने केयरफुली चुना कि वो किसके साथ काम करेंगे, कौन उनकी टीम में आएगा और कौन उनकी नेटवर्क में रहेगा। उन्होंने ऐसे लोग चुने जो लर्निंग ओरिएंटेड थे, जिनके पास क्यूरियोसिटी थी, जिनमें एथिक्स थी, जो उनकी वैल्यूज से मेल खाते थे। इससे उनका इकोसिस्टम मजबूत बना। बहुत बार हम सोचते हैं बस खुद पर फोकस करते रहें, टीम मैटर नहीं करती। लेकिन ऑथर्स बताते हैं कि किसी सिंगल इंसान की ताकत तब तक लिमिटेड रहती है जब तक उसने राइट टीम, राइट मेंटर्स और राइट सपोर्टर्स ना बनाई हो। जब आपकी टीम वही लोग हों जो आपकी वैल्यूज समझते हों, आपकी ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हों, तब आपका अनफेयर एडवांटेज ग्रुप एडवांटेज में बदल जाता है। यहाँ बिहेवियर बेस्ड ट्रिक है अकाउंटेबिलिटी पार्टनरशिप्स। जैसे आप किसी दूसरे ग्रोथ सीकर के साथ वीकली मिलते हो, थोड़ी मेहनत शेयर करते हो, थोड़ा फीडबैक लेते हो। ये पार्टनरशिप आपकी मोमेंटम बनाए रखती है, क्योंकि जब आप पब्लिक या शेयर्ड गोल लिखते हो, तो आपका सबकॉन्शियस इसे पूरा करना चाहता है। ये अकाउंटेबिलिटी आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाती है। साइकोलॉजी से जुड़ा दूसरा एंगल है पीयर ग्रुप डायनामिक्स। जब आप ऐसे समूह में हो जहां लोग सीखते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, फेलियर से डरते नहीं, तो आप भी उसी ग्रुप का पार्ट बनकर एज ले लेते हो। आपकी माइंडसेट अपग्रेड होती है, आपका नेटवर्क बढ़ता है और आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। ऐश और हासान ने अपनी स्टोरीज में बताया कि अर्ली कोलैबोरेशंस में उन्होंने बहुत चीज सीखी। उनके पार्टनर्स, कोच, मेंटर्स, सपोर्टिव फ्रेंड्स ने उन्हें इनसाइट्स, फीडबैक, रिसोर्सेज और इमोशनल सपोर्ट दिया।
इस तरह लोगों का इकोसिस्टम ही उनका अनफेयर एडवांटेज बन गया। ये चैप्टर ये भी बताता है कि आपको अपने साथ कौन से लोग नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव पीपल, जेलसी, गॉसिप, डिस्करेजमेंट और डर फैलाने वाले लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। ये आपकी प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। ऑथर्स कहते हैं कि उसे पोलाइटली डिस्टेंस रखो। ये आपके माइंडसेट और मोमेंटम को प्रोटेक्ट करता है। अगली बात, साइकोलॉजी की ट्रिक, सोशल सिग्नलिंग। जब आप ऐसे लोग जान लेते हो जो आपकी जर्नी को सपोर्ट करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस सपोर्ट को सिग्नल करता है और आपको एक्शंस करने में और कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे आपने खुद को उस लोगों के बीच माना, आपकी इंटरनल आइडेंटिटी वहीं फिट होने लगती है। ऐश और हासन की जर्नीज में उन्होंने यह जितना अर्ली समझ लिया, उतना ही बेहतर उनको ग्रोथ मिली। उन्होंने मेंटर को पूछा, कोचिंग ली, मास्टरमाइंड ग्रुप्स में शामिल हुए और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को वाइडन किया। इससे उन्हें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स और नई संभावनाएं मिलती गईं। ये चैप्टर एक सलाह देता है कि सेलेक्टिव नेटवर्किंग करो, लेकिन डेप्थ में करो। मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की रिलेशनशिप बनाओ। कुछ लोगों से गहरा जुड़ाव बेहतर होता है, बजाय हजारों सुपरफिशियल कनेक्शंस के। ये रेसिप्रोसिटी और डीप ट्रस्ट का एनवायरनमेंट बनाता है। साइकोलॉजी में एक और ट्रिक है, सोशल प्रूफ बिल्डिंग। जब आपके बीच आपके फील्ड में जैसे लोग पहचान करते हो, आपके साथ जाते हो, आपके कंटेंट या ऑफरिंग रेकमेंड करते हैं, तो लोगों को ऑटोमेटिकली ट्रस्ट आता है। आपके साथ जुड़ना आसान लगता है। यह स्टेटस बढ़ाता है और आपका अनफेयर एडवांटेज सस्टेन होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऑथर्स देते हैं। नेटवर्क इवेंट्स में जेन्युइन क्यूरियोसिटी रखो। लोगों से सवाल पूछो, सुनो, कनेक्ट बनाओ। फिर वैल्यूज शेयर करो, फीडबैक मांगो, फिर फॉलो अप करो, म्यूचुअल वैल्यू बिल्ड करो। यह प्रोसेस आपको गहरा सोशल कैपिटल देता है और यही लोग आपकी बड़ी सुझाई प्राप्ति में साथ खड़े रहते हैं। अंत में याद रखिए कि पीपल आपकी ताकत है, लेकिन आपको उसे कॉन्शियसली मैनेज करना होता है। अपने नेटवर्क, अपनी टीम, अपने मेंटर्स, अपने कम्युनिटी, इन सब का सही चयन आपकी स्पीड और सस्टेनेबिलिटी को तय करता है। इस चैप्टर में बिहेवियर बेस्ड एडवाइस है। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने एक नया कनेक्टर खोजो, एक पुराने सपोर्टिव दोस्त से रिकनेक्ट करो, एक मेंटर को ओपन क्वेश्चन भेजो। ये स्मॉल बिहेवियर आपकी इकोसिस्टम को मजबूत बनाता है और आपकी अनफेयर एडवांटेज को मजबूत शेल्फ बनाता है। अक्सर लोग ग्रोथ को अकेले जर्नी समझ लेते हैं, लेकिन ऑथर्स कहते हैं कि ग्रोथ एक सोशल जर्नी भी है। आप अकेले राइड नहीं कर सकते। आपको लोगों की हेल्प, फीडबैक, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन चाहिए होती है। और जब आप सही लोग चुनते हो, सही रिलेशनशिप्स बनाते हो, तो आपकी जीने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। आज से आप एक छोटा कमिटमेंट करिए, एक सपोर्टिव इंसान से बात करो, एक मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करो, एक मेंटर से सवाल पूछो या किसी कम्युनिटी में शामिल हो जाओ। छोटी एक्ट्स ऑफ कनेक्शन आपकी जर्नी को बड़ा एडवांटेज देती है। चैप्टर 16, द बिजनेस। जब हमने अब तक जाना कि अनफेयर एडवांटेज क्या होता है, माइंडसेट कैसा होता है, आइडिया कैसा चाहिए और किस तरह की टीम बनानी चाहिए, तो अब अगला बहुत जरूरी कदम आता है, बिजनेस। इस चैप्टर में ऑथर्स बताते हैं कि आपका बिजनेस वही होता है जो आपने बड़े सोच और स्ट्रक्चर्ड व्यवहार से बनाया। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने की चीज नहीं, वह एक सिस्टम है जिस पर आपकी सारी ताकत खड़ी होती है। जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको 3 चीजों को साथ लेकर चलना होता है, वैल्यू डिलीवरी, कस्टमर रिलेशनशिप और कैश फ्लो। वैल्यू डिलीवरी मतलब आप जो प्रॉमिस करते हो वह आप डिलीवर करो। अगर आपने एक्सपर्टिस से कहते हो कि कोई नया स्किल सिखाओगे, तो वह क्लाइंट उसे सच में सीखे। इससे ट्रस्ट बनता है और लोग आगे भी आपके पास आते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप की बात साइकोलॉजी से जुड़ी है। जब आप अपने ग्राहक की बात सुनते हो, उनकी जरूरत समझते हो, एम्पैथिक होते हो, तो आपका कनेक्शन मजबूत होता है। वे रिपीट कस्टमर्स बनते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। ये सोशल प्रूफ बनता है जो आपके बिजनेस को सस्टेन करता है। कैश फ्लो का मतलब है पैसा कब आता है, कितना आता है और कैसे खर्च होता है, ये सब ट्रैक रखना चाहिए। ऑथर्स कहते हैं कि सिंपल स्प्रेडशीट या बुक कीपिंग हैबिट आपकी फाइनेंशियल रेसिलियंस को बढ़ाता है। यह आपको स्ट्रेस से बचाता है और ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखता है। ह्यूमन बिहेवियर की ट्रिक होती है क्लाइंट फीडबैक लेना और उसे पब्लिक टेस्टिमोनियल में बदलना। जब कोई क्लाइंट कहता है कि आपने उसकी मदद की, आपने वैल्यू दी और उसने अच्छा रिजल्ट पाया, तो वह आपको और लोगों को ट्रस्ट दिलाता है। यह सोशल प्रूफ का मजबूत माध्यम है।
ऐश और हसन ने अपनी इनिशियल वेंचर्स में यही किया। उन्होंने छोटे क्लाइंट्स लिए, उनसे फीडबैक लिया, टेस्टिमोनियल्स लिए और फिर उन टेस्टिमोनियल्स ने नए क्लाइंट्स खींचे। इससे अनप्लैन्ड ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं जो दूसरों ने कोशिश की और सफल पाए। एक और जरूरी साइकोलॉजी टेक्निक है स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी। जब आप कुछ समय के लिए ऑफर देते हो, जैसे पहला लेसन फ्री या लिमिटेड डिस्काउंट, तो लोग एक तरह साइकोलॉजिकली एक्टिवेट हो जाते हैं और डिसीजन जल्दी लेते हैं। यह टूल सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपके बिजनेस मोमेंटम को तेज कर सकता है, पर इसे मिसयूज नहीं करना चाहिए। मतलब फेक अर्जेंसी से कस्टमर डिसअपॉइंटेड होते हैं और ट्रस्ट खो दिया जाता है। इसलिए स्कैरसिटी रियल होनी चाहिए, जैसे लिमिटेड स्पॉट्स, लिमिटेड टाइम, असली वैल्यू पर ऑफर देती हो। बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप है स्केलिंग। आपने एक क्लाइंट सर्व करना शुरू किया, स्मॉल टीम बनाई, वही मॉडल चाहे तो ऑटोमेशन पे ले आओ। जैसे आपने कोर्स बनाया तो उसका डिलीवरी ऑटोमेट करो, पेमेंट ऑटोमेट करो, फीडबैक लूप ऑटोमेट करो। इस तरह आपका बिजनेस आपका एसेट बन जाता है, ना कि सिर्फ आपकी मेहनत पर टिका होता है। यहां ऑथर्स का फ्रेमवर्क काम आता है। जब आपने माइल्स अपनाया है, अपना माइंडसेट स्ट्रांग है, आपका आइडिया सही है, आपकी टीम सही है और आपकी फाइनेंसेस ट्रैक पर हैं, तब आप अपने बिजनेस को सिस्टम्स पर ले जा सकते हो, जैसे ऑटो रिस्पॉन्डर, स्केजुलिंग टूल्स, CRM, टेम्पलेट बेस्ड डिलीवरी। ये सब टूल्स लेवरेज देते हैं ताकि आपका बिजनेस धीरे धीरे स्वचालित चले। जो लोग मैनुअल पर्सनल टच बनाए रखकर स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, वह हाई टच मॉडल चुन सकते हैं, जैसे कोचिंग, कंसल्टिंग, वन ऑन वन सर्विस। इसकी पावर यह है कि हर ग्राहक के लिए वैल्यू हाई होती है, आपकी रेपुटेशन और स्टेटस बिल्ड होती रहती है और वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ होती है। बिहेवियर साइकोलॉजी की एक ट्रिक है रेसिप्रोसिटी अगेन। आप वैल्यू देते जाओ, फ्री सेशन, फ्री टिप, मिनी रिसोर्स, एंड लोग रेसिप्रोकेट करते हैं, पेड पैकेज लेते हैं, रिफर करते हैं, रिव्यू देते हैं। ये ट्रस्ट और बिजनेस दोनों बढ़ता है। बिजनेस में कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। अगर आपने हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है, या हर हफ्ते ग्राहक से फीडबैक ले रहे हो, या हर दिन छोटे सोशल पोस्ट कर रहे हो, ये हैबिट्स आपकी बिजनेस रेजिलियंस को सुनिश्चित करती हैं। आपकी ग्रोथ स्लो लेकिन स्टेडी होती है और बर्नआउट कम होता है। ऐश और हसन ने यह भी बताया कि जब कोई सेटबैक आया, जैसे कोई डील फेल हुआ, कोई पेमेंट लेट हुआ, तो उन्हें पैनिक नहीं हुआ। उन्होंने कैश बफर रखा था, मेंटर एडवाइस थी, कम्युनिटी सपोर्ट थी। इन्हीं चीजों ने उन्हें वापस लॉन्च पे खड़ा किया। ये माइंडसेट और इकोसिस्टम ही बिजनेस को स्ट्रॉन्गर बनाता है। जब आपका बिजनेस स्ट्रक्चर्ड होता है, आपकी वैल्यू क्लियर होती है, आपकी फाइनेंसेस स्टेबल होती हैं, आपकी टीम सपोर्टिव होती है और आपकी साइकोलॉजी ग्रोथ फोकस्ड होती है, तब आपका बिजनेस आपके अनफेयर एडवांटेज का नेचुरल एक्सटेंशन बन जाता है। ये सिर्फ इनकम का साधन नहीं, बल्कि आपका पर्पस पूरा करने का माध्यम बन जाता है। आज से आप एक छोटा फैसला करिए, अपने बिजनेस की एक चीज सिस्टम बेस्ड बनाइए, जैसे फीडबैक लूप, टेस्टिमोनियल्स प्रोसेस, पेमेंट ट्रैकिंग, कम्युनिटी नर्चर। फिर देखते हैं कि आपकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाती है, आपका क्लाइंट ट्रस्ट कितना मजबूत होता है और आपका मेंटल लोड कितना कम होता है। यही आपका अनफेयर एडवांटेज एम्बॉडीड होता है। चैप्टर 17, फंड रेजिंग। जब आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तब अक्सर आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है। इसको फंड रेजिंग कहा जाता है। लेकिन फंड रेजिंग सिर्फ पैसा लेने का काम नहीं है, यह आपके विजन, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी जो टीम बनाती है उसे दिखाने का तरीका भी है। पहली बात जो ऐश और हसन बताते हैं वो ये है कि फंड रेजिंग करना है तो पहले आपका इंटरनल एडवांटेज तैयार होना चाहिए। अगर आपने अभी तक मार्केट टेस्ट नहीं किया, कस्टमर बेस नहीं बनाया, प्रोटोटाइप नहीं बनाया, तो बाहरी लोग आपको पैसा नहीं देंगे। इसलिए पहले अपना ग्राउंड वर्क मजबूत करो, आइडियाज प्रूव करो, स्मॉल सक्सेस दिखाओ, प्रूफ ऑफ वैल्यू बनाओ। यहाँ साइकोलॉजी की बात जुड़ जाती है। इन्वेस्टर्स अक्सर उन लोगों में पैसा देते हैं जिन पर भरोसा होता है। अगर आप कंसिस्टेंट दिखते हो, आपने स्मॉल विंस लिए हैं, आपके पास ग्रोथ प्लान है, तो उन्हें आपके विजन में यकीन होता है। इसलिए फंड रेजिंग सिर्फ पिच नहीं है, यह रिलेशनशिप बिल्डिंग भी है। अगली बात ऑथर्स ये बताते हैं कि फंड रेजिंग पिच सुनाने से पहले आपको खुद से समझना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए। यह क्लियर पर्पस होना चाहिए।
आप उसे ग्रोथ प्लान्स में यूज करोगे, जैसे मार्केटिंग, हायरिंग, टेक्नोलॉजी। ये क्लैरिटी आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाती है। अगर वेग रीजंस दिखाई दोगे, इन्वेस्टर संदेह करेगा। ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक होती है एंकरिंग। जब आप क्लियर अमाउंट बताते हो और उसका ब्रेकडाउन देते हो, जैसे 10 लाख रु आपके मार्केटिंग में लगाए जाएंगे, तो इन्वेस्टर आपको सीरियस लेता है। ये एंकरिंग इफेक्ट से उनको लगता है कि आपका काम स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ये रियल प्लान होना चाहिए। ऐश और हसन बताते हैं कि फंड रेजिंग से पहले नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। अपने फील्ड के एंजल्स, मेंटोर्स, पीयर्स से कहो कि तुम कोई रेजिंग कर रहे हो, उनसे सलाह लो, उनसे फीडबैक लो। ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन भी होती है। जब ये लोग पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और पिच में पॉलिश आता है। एक आसान तरीका यह है कि पहले खुद से पूछो, क्या यह पिच मेरा अनफेयर एडवांटेज शो करती है? क्या इसमें मेरा आइडिया, मेरा नेटवर्क, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा माइंडसेट साफ दिखता है? क्योंकि पैसे वाले लोग पैसे नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स में निवेश करते हैं। बिहेवियर टिप यह है, एक पिच प्रोटोटाइप बनाओ, उसे कुछ सपोर्टिव लोगों को सुनाओ, फीडबैक लो, फिर उसे रिफाइन करो, फिर सुनाओ। इस लूप से आपका पिच बेहतर होता जाता है और एज शार्पर होता है। जब फंड रेजिंग पिच देने जाते हो तो आपको 2 चीजों पर ध्यान देना होता है। इमोशन और लॉजिक दोनों होना चाहिए। लॉजिक में आप फाइनेंशियल प्लान, रेवेन्यू मॉडल, कॉस्ट स्ट्रक्चर बताते हो। इमोशन में आप अपनी स्टोरी, आपका विजन, आपकी वाई बताते हो। लोग लॉजिक से समझते हैं, इमोशन से जुड़ते हैं। ऐश और हसन ने फंडरेजिंग पिच में अपना बैकग्राउंड, उनकी स्ट्रगल, उनका अनफेयर एडवांटेज, उनका विजन उसी इमोशन से जोड़कर बताया। इससे इन्वेस्टर्स भी कनेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने ऑथेंटिसिटी देखी, वैल्यू दिखी। ये नफरत या छल नहीं था, बल्कि सिंसेरिटी थी। अब साइकोलॉजी का एक और ट्रिक है सोशल प्रूफ। जब आप पिच में मेंशन करते हो कि आपने कुछ क्लाइंट्स रखे हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, कोई पार्टनर है, तो इन्वेस्टर को यकीन होता है कि आपके पास पहले से ट्रैक्शन है। और ट्रैक्शन वो चीज है जो फंड रेजिंग में सबसे ज्यादा मैटर करती है। स्केलिंग की बात आती है, इन्वेस्टमेंट के बाद आपको इस पैसे को स्मार्ट तरीके से यूज करना होता है। जैसे आपने मार्केटिंग कैंपेन्स शुरू किए, थोड़े लोग आए, सेल्स बढ़ी। ये सब ट्रैकिंग बेस्ड स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ से करना होता है। इससे जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था उसको रिजल्ट दिखता है। ये ट्रस्ट फ्यूचर रेजिंग्स में काम आता है। एक छोटी ट्रिक है इन्वेस्टर कम्युनिकेशन। जब उन्हें स्मॉल मंथली रिपोर्ट, वीकली स्टेटस शेयर करते हो, जैसे अचीव्ड KPIs, अचीव्ड माइलस्टोन्स, तो वे आपके साथ जुड़े रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये ट्रांसपेरेंसी उनकी साइकोलॉजी को मजबूत करता है और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनता है। ऐश और हसन की जर्नीज में कई बार रेजिंग राउंड्स में कामयाबी मिलने से पहले रिजेक्शन भी मिला था, लेकिन उनका माइंडसेट ये था कि रिजेक्शन लर्निंग थी, नॉट फेलियर। उन्होंने हर रिजेक्शन से सवाल पूछा कि फीडबैक क्या था, वीकनेस क्या थी, आगे क्या सुधारने की जरूरत है। यह फीडबैक लूप फंड रेजिंग माइंडसेट का हिस्सा है। जब आप रिजेक्शन को पर्सनल ना समझो और लर्निंग समझो, तब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने में सक्षम रहते हो। यह माइंडसेट ही आपको आगे स्ट्रॉन्ग बनाती है। फंड रेजिंग की स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले सीड लेवल फंडिंग लो, स्मॉल अमाउंट, लो डाइल्यूशन, सपोर्टिव इन्वेस्टर्स। फिर जब ग्रोथ मॉडल क्लियर होता है तो नेक्स्ट राउंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स ले जो आपको रिसोर्सेज, नेटवर्क, गाइडेंस दे सकते हैं। यानी फंड रेजिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, न कि बिग रेज एकदम से करना। फंड रेजिंग के बाद बिहेवियर टिप ये है, आपने जो पैसा रेज किया है उसे वाइजली यूज करो। पैसा जलाना नहीं है, बल्कि उसका लेवरेज करना है। जैसे हायरिंग सही पर्सन, मार्केटिंग स्मार्ट कैंपेन, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, कम्युनिटी नर्चर। ये डिसिप्लिन्ड यूसेज इन्वेस्टर ट्रस्ट और मोमेंटम दोनों बनाए रखता है। अंत में यह समझिए कि फंड रेजिंग एक नेसेसरी टूल है, लेकिन आपकी अनफेयर एडवांटेज, आपका ग्राउंड वर्क, आपका माइंडसेट, आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें ही वो इंजन हैं जिससे फंड रेजिंग सक्सेस पॉसिबल होती है। पैसा सिर्फ फ्यूल है, आप ड्राइवर हो, आपको स्टीयरिंग कंट्रोल रखना होता है। आज आप विचार करें, क्या आपका ग्राउंड वर्क स्ट्रांग है? आपका पिच फीडबैक लूप में रिफाइन है? क्या आपका एडवांटेज क्लियर है? और क्या आप रेडी हो इन्वेस्टर साइकोलॉजी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए? यह रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप देगा।
फंड रेजिंग की सही दिशा में।